हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको टॉक्स और माई सेल्फ खुशबू। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि कैसे आप पीजीआई में स्नातक के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ 1 या 2 घंटे के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे 2 चैप्टर रिवाइज कराऊंगी। और सबसे पहले मैं आपके लिए हाई वेटेज चैप्टर ही लेकर आऊँगी, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लेकर आई हूँ। और उसके बाद में लेके आऊँगी आपके लिए मेनली जेनेटिक्स के चैप्टर। तो सबसे पहले मेरा मोटिव है कि मैं आपको हाईली वेटेज चैप्टर करा दूँ और उसके बाद में जो भी लो वेटेज वाले चैप्टर होंगे वो मैं कराऊँगी। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद करना क्या है, इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर को, मतलब इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद में। तो बिना देरी के हम लोग पहले अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपके लिए पीडीएफ लेके आई हूँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कह रहा है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। तो जो ह्यूमन होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड ये विविपेरस होते हैं। अब विविपेरस वो होते हैं जो अंडे नहीं देते और ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं। तो आई थिंक ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा ओविपेरस एंड विविपेरस में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मैं इसको जूम कर लेती हूँ, ये आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कहाँ पर है? प्रेजेंट पैल्विक रीजन में प्रेजेंट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा पैल्विक रीजन में प्रेजेंट है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम गॉनेड्स कहते हैं, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसमें एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड गैमीट का ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे, जिसमें जो कि हेल्प करते हैं गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन में। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है। गैमीट का फॉर्मेशन एंड सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन, इतना ही काम है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। तो मेल में सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है टेस्टिस एंड फीमेल में सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, ठीक है। ये डायग्राम एनसीईआरटी से लिया हुआ है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ, इस डायग्राम को भी हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना। तो ये हमारा यूरेटस एंड ये हमारा वास डिफरेंस के जस्ट नीचे वाला एपिडिडाइमिस और इसके नीचे वासा इन्फ्रिंज या फिर रेटेड एस्टिस। तो वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस एंड वासा इन्फ्रिंज एंड रेटेड एस्टिस को हम कहते हैं एसेसरी डक्ट। एंड ये हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर होता है। ये हमारा सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोरेट्रल ग्लैंड, ये हमारे हैं एसेसरी ग्लैंड जो कि सेक्रीट करते हैं सेमिनल प्लाज्मा। एंड इसके अंदर होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम। और ये हमारी फोर स्किन है और बाकी हमारा टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग होती है, मतलब लूज कवरिंग होती है जिसे हम फोर स्किन कहते हैं। अब हम मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो हमारा है टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है वो पेयर्ड में होते हैं, मतलब पेयर्ड होते हैं 2 और अनपेयर होता है 1। तो पेयर्ड में है, ओवल शेप का है, 4 से 5 इसकी लेंथ है, विड्थ है 2 से 3, आउटसाइड लोकेटेड है। और ये आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर मैंडेटरी है वो 2 या 2.5 से कम होना चाहिए। तो इसीलिए टेस्टिस बाहर की तरफ होता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में बाहर की तरफ होता है। और बाहर की तरफ होने का एकमात्र रीज़न ये है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस करानी है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर 2 या 2.5 चाहिए और हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37, राइट। तो इसीलिए ये आउटसाइड लोकेटेड है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और जो पेनिस है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है।
डेंस कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है एंड इसके आप 250 कंपार्टमेंट है जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। जो कि इसका काम क्या है? सबसे पहला काम है इसका स्पर्म का फॉर्मेशन करना एंड टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस करना, जो कि हमारा एक सेक्स हार्मोन है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, वो 2 टाइप का है। 2 टाइप के हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जिसमें आता है मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल्स है उसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, और जो सर्टोली सेल है वो क्या करती है? वो मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी सेल होती है ना, प्लांट फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि एक सेल कैसे दूसरी सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, राइट? तो मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं इसको, और जो सर्टोली सेल है वो मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब आगे बढ़ते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो रीजन है, मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, राइट? मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके एक बाहर का रीजन है, वो है हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस, खाली पड़ा हुआ रीजन है, जिसमें कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स है और कुछ इनकॉम्पिटेंट सेल्स है। जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो रीजन है उसके अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स है, कुछ लीडिंग सेल्स है, कुछ इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स है, ठीक है? अब जो पेनिस है ना, उसको मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं। आई थिंक, एक मिनट, हम पेनिस को हम मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं। स्पेशल टिश्यू से बना है जो कि पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करता है। एक enlarged end is called as a glass penis covered by the loose fold of skin, जिसे हम फोर स्किन कहते हैं। ये लूज फोल्ड स्किन से कवर होता है, जिसे हम फोर स्किन कहते हैं, जो कि पेनिस की कवरिंग है। अब हम पढ़ेंगे कि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है जब, तो कौन कौन से पाथवे हैं। ये पाथवे का सीक्वेंस क्वेश्चन आ जाता है, मतलब क्वेश्चन आ जाएगा कि ये पाथवे सीक्वेंस बताओ इसका। तो पहले हमारा आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकलता है, एक स्टेट ट्यूब में जाता है, स्टेट ट्यूब के द्वारा जाता है रेटिटेस्टिस में एंड वासा इम्फ्रेंशिया में, एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस जो है ना उसमें स्टोरेज होता है स्पर्म का। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टोरेज होता है स्पर्म का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वास्ट डिफरेंस एंड एम्प्यूला, एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्प्यूला में होता है, पता होना चाहिए। इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से तुरंत जाता है यूरेथ्रल मीटस में। ये एनसीईआरटी का नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको जितना पढ़ना है मैं आपको बता दूंगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्टेट ट्यूब, रेटिटेस्टिस, वासा इम्फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, एम्प्यूला, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, आपको इतना ही यहाँ पर पढ़ना है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। ये पेयर्ड होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल के थ्रू एंड यूटेरस बाय लिगामेंट, कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोज्ड ओवरिन स्ट्रोमा। ये एक एपिथेलियम द्वारा कवर्ड होती है और इसके अंदर का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ओवरिन स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। अब इसका फंक्शन क्या है कि ओवम प्रोड्यूस करेगा और कुछ ओवरी वाले हार्मोन। तो जो ओवरी से हार्मोन सेक्रीट होते हैं उसे ओवरियन हार्मोन कहा जाता है। ये डायग्राम भी आप एक बार देख लेंगे। ये जो है हमारी, ये यूटेराइन की कैविटी है एंड ये यूटेराइन फंडस। इस्थिमस, एम्प्यूला, एम्प्यूला में होता है फर्टिलाइजेशन, इनफंडिबुलम। इन तीनों को मिला के कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट। ये हमारी ओवरी है। एंडोथीलियम, मायोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम, इन तीनों का जो काम है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड सर्विकल कैनाल एंड बर्थ विजाइना। सर्विकल कैनाल और एक सर्वाइकल कैनाल प्लस विजाइना, ये मिलके बनाते हैं
बर्थ, आई नो आपको राइटिंग में समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं एक बार तो रिपीट ही कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो हमारे मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, पहले बता दिया मैंने आपको। फिम्ब्रियाई का क्या काम है? फिम्ब्रियाई जो होते हैं ना, फिम्ब्रियाई के नाम से ही पता चल रहा है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिम्ब्रियाई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि हेल्प करते हैं कहाँ पे? ओवम को कलेक्ट करने में, मतलब वही ओवम को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ना हमारे ओवम को कलेक्ट करते हैं कौन? फिम्ब्रियाई। अब फीमेल एसेसरी डक्ट की बात करते हैं। फीमेल एसेसरी डक्ट में कौन कौन आते हैं? फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस जिसे वॉम्ब कहा जाता है, एंड विजाइना। तो फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओविडक्ट। तो इनफंडिबुलम जो कि फनल शेप का है, एम्प्यूला एक वाइडर पार्ट है, इस्टमस लास्ट पार्ट है यूटेरस का। अब बात करते हैं हम, ये हटा लेते हैं, पहले हाइलाइटर का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लूँ। यूटेरस सिंगल होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, लिगामेंट द्वारा सपोर्टेड होता है, एंड यूटेराइन की वॉल के पास 3 लेयर होती है, जिसका मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसका काम आगे बताऊंगी। और बाकी होता है हमारा विजाइना। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो जो पेरीमेट्रियम है ना, वो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन है, मतलब वो बाहर की मेम्ब्रेन है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा दूँ कि जो पेरीमेट्रियम है वो बाहर की लेयर है, फिर अंदर है मायोमेट्रियम जो कि मिडल लेयर है, एंड एंडोमेट्रियम जो कि एकदम इनर वाली लेयर है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जो कि इनर की लेयर है ना, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करती है, एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है, मतलब इनर वाली लेयर होती है, एंड यूटेराइन की कैविटी में लाइंस होती हैं यहाँ पर। और जो मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। जब बेबी का बर्थ होना होता है तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में मतलब हेल्प करती है, एकदम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराती है, जिससे बेबी बर्थ में हेल्प होती है। और ये मिडल थिक लेयर होती है जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की बात आएगी वहाँ पे स्मूथ मसल्स होंगे, तो जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन की बात आ जाए वहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब बाहर के एरिया, ये हमने अंदर की बात कर लिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं। यहाँ पे होते हैं हमारे टोटल 4 चीज़ें, मोस्ट प्यूबिक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन। तो मोस्ट प्यूबिक फैटी टिश्यू है, मतलब मोस्ट प्यूबिक क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन, ये कवर है स्किन से, जिसे हम प्यूबिक हेयर भी कहते हैं। एंड लेबिया मेजोरा की बात करते हैं, तो ये एक्सटेंड डाउन करता है मोस्ट प्यूबिक से, मतलब मोस्ट प्यूबिक से जस्ट नीचे होता है और विजाइनल की ओपनिंग के सराउंडेड पे होता है। लेबिया मेनोरा जो होता है ना, वो पेयर्ड होता है सबसे पहले तो, और लेबिया मेजोरा के अंदर होता है। क्लाइटोरिस की बात करेंगे तो क्लाइटोरिस क्या है? एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपर जंक्शन पे होता है लेबिया माइनोरा के। ये याद रखना प्लीज, लेबिया माइनोरा के अब मतलब अपर जंक्शन पे होता है और यूरेथ्रल की ओपनिंग पे। अब हाइमन की बात कर लेते हैं। तो जो हाइमन होता है ना, एक पार्शियली कवर्ड एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, तो वेजाइना को कवर करके रखता है, और ये कभी भी टूट सकता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट क्वाइटिस के दौरान ही टूटता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले लड़कियां क्या करती थी, पहले कभी वो पार्टिसिपेट वगैरह करती नहीं थी, तो उनका जो हाइमन है वो बचा हुआ रहता था। बट आजकल भी लड़कियां हर एक काम कर रही है, मतलब वो हॉर्स राइडिंग कर रही हैं और मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रही हैं, साइकिलिंग कर रही हैं, एंड खेल कूद में भी प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये इतनी मतलब ये बहुत कमज़ोर होती है, तो कभी भी टूट सकती है, जब हम कोई खेल कूद के दौरान भी टूट सकती है। तो ये कहना चाहता है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस। पहले के लोग मानते थे और आज के लोग भी मानते हैं कि अगर हाइमन प्रेजेंट है तो मतलब फीमेल ने सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है, अगर हाइमन प्रेजेंट नहीं है तो मतलब फीमेल ने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया हुआ है। जबकि हाइमन जो है वो पतली सी एक लेयर है जो कि किसी भी रीज़न से टूट सकती है, सिर्फ इंटरकोर्स से ही नहीं टूटती। तो ये एनसीईआरटी भी कहती है कि हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। अब हम बात करते हैं मैमरी ग्लैंड की। तो मैमरी ग्लैंड जो है ना, वो एक स्पेशल कैरेक्टर है हमारा। पेड स्ट्रक्चर होते हैं मेनली यहाँ पे। मैमरी ग्लैंड का
ये फीमेल मैमल्स का स्पेशल कैरेक्टर है। ग्रैन्युलर टिश्यू होते हैं, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है यहाँ पर, काफ़ी डिफ्रेंशिएशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान। ये मिल्क प्रोड्यूस करता है कब? पार्चुलेशन के बाद ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं मैमरी ग्लैंड, जो कि बेबी को फीड कराने के लिए। 2 ब्रेस्ट होती हैं, मतलब पेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइड होती है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। एंड कंटेन क्लस्टर्स ऑफ सेल्स मेमोरी एल्वलाई, और ये जो मेमोरी एल्वलाई होती है ना, मतलब ये स्टोरेज करती है मिल्क का, और ये ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल से ओपन होते हुए डक्ट में जाती है, डक्ट से एम्प्यूला में जाती है, और एम्प्यूला से जस्ट लेक्टिफेरस डक्ट द्वारा बाहर आ जाती है। बाहर आ जाती है। अब देखो, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है गैमीट का बनना। मेल में और फीमेल में 2 प्रोसेस होते हैं। मेल में प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में होता है oogenesis। अब जो मेल की स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के बाद, और जो फीमेल में oogenesis है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने 12th किया हुआ है ना तो आई थिंक आपको पता होगा, और नहीं पता होता है ना तो फिर कोई मतलब नहीं एग्जाम को प्रिपेयर करने का। लेकिन आप लोग डिमोटिवेट मत होना प्लीज़ मेरी बातों से, बट हाँ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है, और oogenesis जो होती है वो ओवेरियन फॉलिकल्स में होती है। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है उसकी प्लॉइडी होती है 2n, मैं से ले लेती हूँ 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी भी 2n होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी n होती है, स्पर्मेटाइड की प्लॉइडी n होती है, स्पर्मेटोजोआ की n होती है। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो हैप्लॉइड होता है। स्पर्मेटोगोनिया है, इसने माइटोटिस किया। माइटोटिस क्यों किया? अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, लेकिन क्रोमोसोमल नंबर डिक्रीज नहीं हुई, अभी भी ये डिप्लॉइड ही है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद इसके फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की। मियोटिक डिवीजन माइटोटिस में क्या होता है ना कि क्रोमोसोम सेम रहते हैं, लेकिन मियोटिक में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने और क्रोमोसोम हाफ हुए। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बने तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुई, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद ऐसे मैं बताती हूँ, 1 मिनट। मान लो ये स्पर्मेटोगोनिया है। मान लो कि स्पर्मेटोगोनिया है, राइट। जब स्पर्मेटोगोनिया है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, मतलब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। 1 मिनट, ये लिखूं कैसे यार? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, सेकंड मियोटिक डिवीजन हुई तो सेकेंडरी बने। एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गई क्या? ये 2n था जो कि क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। माइटोटिस हुई, राइट। ये लिखने को नहीं बनता। माइटोटिस हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। अब यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, फिर यहाँ पे सेकंड माइटोटिक डिवीजन हुई तो स्पर्मेटाइड बने। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। 1 मिनट यार, ये कॉल क्यों हो गया? तो ये हमारे बने स्पर्मेटाइड, और स्पर्मेटाइड का जब डिफरेंशिएशन हुआ तो ये हमारे बने स्पर्म, जिसको स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा, और राइटिंग थोड़ी मैनेज कर लेना, बट ये लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है जेनेसिस का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी? सीमन की। वीडियो ठीक आ रही है आई थिंक।
सेमिनल प्लाज्मा अलोंग होते हैं स्पर्म के साथ, और सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट सीमन। ह्यूमन मेल जो होता है वो इजैकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में। इसकी नॉर्मल फर्टिलिटी की बात करें तो 60% इसका नॉर्मल शेप साइज होता है, सबका सेम होता है, एंड 40% इसकी मोटिलिटी होती है। मतलब एकदम हाईली मोटिलिटी होगी तभी तो ये जल्दी जल्दी जाके ओवम में एंटर करेगा, अदरवाइज इसीलिए तो नेचर सेलेक्ट करती है, मतलब 200 से 300 से में से 1 मिलियन, मतलब इतने सारे मिलियन स्पर्म्स में से एक स्पर्म जाके एंटर करता है ओवम में। तो जब नेचर ने ही डिसाइड कर दिया इस चीज़ को कि जो सबसे बेस्ट होगा ना हम उसे ही सिलेक्ट करेंगे, तो वही केस यहाँ पर भी है। स्पर्म का डायग्राम देख लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है ना वो हेल्प करता है कब स्पर्म को ओवम के अंदर, मतलब जो स्पर्म है वो आसानी से सेकेंडरी oocyte में चला जाए, आसानी से चला जाए एक्रोसोम। और यहाँ ये हमारा है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। ये हमारा है नेक, मिडिल पीस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास एनर्जी होती है ताकि वो आसानी से भाग सके, एंड ये टेल भी हेल्प करता है इसकी भागने में, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटाइट से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म है वो एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल्स में, एंड फाइनली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल द्वारा रिलीज हो जाता है। और जब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स। हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है वो सिक्रीट करता है GnRH। मतलब ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, इंक्रीज होती है एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंड गोनेडोट्रोपिन सिक्रीट करता है। तो जो LH है उसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है, जो FSH है वो उसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। तो LH है वो काम किस पे करता है? लीडिंग सेल्स पे काम करता है। वीडियो तो ठीक आ रही है ना? LH काम करता है लीडिंग सेल्स पे, एंड्रोजन का सिक्रीट कराएगा एंड स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा मेल के अंदर। FSH की बात करते हैं तो सटोली सेल पे काम करता है, और जो सटोली सेल्स है वो सिक्रीट करती है कुछ फैक्टर जो कि स्टिमुलेट करती है स्पर्मियोजेनेसिस को। तो LH काम करता है स्पर्मेटोजेनेसिस पे, एंड FSH काम करता है स्पर्मियोजेनेसिस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि oogenesis फीमेल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप हो जाती है। oogenesis कब स्टार्ट होती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, मतलब जब फीटस अपनी मदर के अंदर होती है तभी वो oogenesis स्टार्ट कर देती है। तो जैसे कि उगोनिया था, उसने माइटोटिस डिफरेंशिएशन किया। माइटोटिस होने के बाद प्राइमरी oocyte बने और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट होगी ओव्यूलेशन से पहले ही। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अब देखो जो प्राइमरी oocyte के, मतलब जब वो उगोनिया बना था तो फीटल लाइफ में ही उसने अपनी माइटोटिस कंप्लीट कर ली थी। और उसने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट करी? प्यूबर्टी के टाइम पे उसने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करी, और वो वहाँ पे जाके मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो गई। अब जब सेकेंडरी oocyte बने और सेकेंडरी oocyte से ओवम बना, तो जब प्राइमरी oocyte थे ना उसके साथ में हमारी बनती है फर्स्ट प्राइमरी oocyte से जब हमारी सेकेंडरी oocyte बनती है तो उसके साथ हमारी बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी, और जब ओवम बनता है सेकेंडरी oocyte से तब उसके साथ में बनती है सेकेंड पोलर बॉडी। तो जो सेकेंड पोलर बॉडी है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ में बनती है। अरे यार ये जूम क्यों नहीं हो रहा ठीक से? प्राइमरी फॉलिकल की बात करते हैं हम। तो प्राइमरी oocytes के पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि होती है ग्रेनुलोसा सेल्स। 6 से 8,000 पर ओवरी होता है इसमें प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल के पास बहुत सारी और ज़्यादा लेयर होती है जिसे थीका लेयर, जो कि थीका लेयर के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। और टर्शरी फॉलिकल जो है इसके अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे हम एंट्रम कहते हैं। थीका इंटरना और एक्सटर्ना में डिवाइड होती है, और मियोसिस 1 कंप्लीट यहाँ पर टर्शरी फॉलिकल्स में होती है। मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनती है, सेकेंडरी oocyte को रप्चर करती है, और जब सेकेंडरी oocyte का रप्चर होता है तब ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन होता है 14 थर्डे।
मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर लेते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो फीमेल में होती है। कितने दिन की होती है? यूजुअली 3 से 4 दिन की होती है, 3 से 5 भी कह सकते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसे हम मेनार्की कहते हैं, और जब मेंस्ट्रुएशन बंद होता है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। और जब मेंस्ट्रुएशन बंद कब होता है? जब फीमेल की एज 50 तक हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है। और मेनार्की एंड मेनोपॉज के बीच का जो भी ड्यूरेशन है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है? फीमेल्स में होता है, प्राइमेट्स लाइक मंकी, एप्स, ह्यूमंस। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बताता है कि ये रिप्रेजेंट करता है ओवरी में क्या क्या चेंज हो रहे हैं एंड लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवेरियन हार्मोन। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। ये कह रहा है कि मेंस्ट्रुएशन कब होगा? जब प्रेगनेंसी नहीं होगी। आई थिंक ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा आपको। मेंस्ट्रुएशन कब होगा? जब प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। तो मेंस्ट्रुएशन जब भी होता है जब हमारा रिलीज हुआ ओवम फर्टिलाइज ना हुआ हो, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटिव। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है, किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि उसको प्रेगनेंसी है। लेकिन कुछ केसेस में ज़रूरी भी नहीं है कि प्रेगनेंसी हो, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन है ना वो कभी कभी किसी दूसरे रीजन की वजह से भी नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर आपको कुछ अदर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले इवेंट्स हैं वो सब स्टॉप हो जाते हैं। अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सैनिटरी पैड्स को चेंज करते रहना चाहिए 4 से 5 घंटे के अंदर में। नैपकिन्स का यूज़ करें, अपने हाथों को अच्छे से धोएं। और वैसे ये सब बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होगी, लेकिन नहीं पता है तो पढ़ लेना। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। सैनिटरी नैपकिन्स का प्रॉपर केयर करें एंड डू नॉट थ्रू यूज नैपकिन इन ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट और ओपन एरिया। ये सब पता ही है तो ऐसा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको मेंस्ट्रुएशन बता देती हूँ। तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा है फॉलिकुलर फेज एंड तीसरा है ल्यूटियल फेज एंड फोर्थ क्या है? नेक्स्ट साइकिल। तो देखो मैं आपको बता दूँ। मेंस्ट्रुअल फेज होता है 1 से 5 दिन का, जिसमें सारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल होता है बहुत कम। चाहे वो कोई भी हार्मोन हो, ईस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरॉन हो, LH हो, FSH हो, सब कम होते हैं। जैसे ही फॉलिकुलर फेज आती है। और मेंस्ट्रुएशन होता क्यों है? जब एंडोमेट्रियम की लाइन टूटती है तो ही मेंस्ट्रुएशन होता है। तो एंडोमेट्रियम की लाइन टूटी और मेंस्ट्रुएशन हो गया। तो उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज क्या होता है? उसमें जो एंडोमेट्रियम टूटी हुई है ना वो रीजनरेट करती है। जो एंडोमेट्रियम टूट गई थी वो वापस से रीजनरेट करती है। कौन से फेज में? फॉलिकुलर फेज में। ठीक है। तो जो एंडोमेट्रियम टूटी थी वापस से स्लाइड ले लेती हूँ मैं क्लियर। सबसे पहले हमारा आता है मेंस्ट्रुअल फेज। उसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक होती है जिससे ब्लीडिंग होती है। तो इसे हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। ब्लीडिंग फेज कहते हैं क्योंकि और इसमें LH, FSH, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन सबका लेवल होता है कम। तो ये तो बात आपको आ गई समझ। अब बात आती है फॉलिकुलर फेज की। तो फॉलिकुलर फेज आपका चलता है 5 to 13th डे। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फॉलिकुलर फेज आपका चलता है 5 to 13th डे। तो फॉलिकुलर फेज में होता है कि मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो फॉर्मेशन होता है। मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। यार ये पेंसिल से लिखने, फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। सेकेंड होता है कि LH एंड FSH जो होते हैं ना वो उनका लेवल धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है। उसके बाद आता है हमारा 14th डे। तो 14th डे होता है हमारा ओव्यूलेशन। ठीक है। और ओव्यूलेशन कब होगा? जब LH अपनी एकदम पीक पे होगा।
जब LH एकदम पीक पे होगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगा। अब ओव्यूलेशन हो गया, मान लो ओव्यूलेशन हो गया, राइट। जब ओव्यूलेशन हुआ, अगर वहां पे स्पर्म आया कांटेक्ट में, ओवा के कांटेक्ट में आया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म अगर नहीं आया, मान लो स्पर्म पहुंचा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी इंटरकोर्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर पाए। तो हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। ये मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है। तो जैसे कि मेंस्ट्रुअल फेज में सारे हार्मोन कम रहेंगे, FSH में सारे हार्मोन इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल भी इंक्रीज करेगा, LH धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। 14th डे पे क्या होगा, LH सर्च आएगी और ओव्यूलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस होती है। अब यहाँ पे जो 22वां दिन आएगा ना, वहाँ पे मैक्स टू मैक्स प्रोजेस्टेरॉन होता है, और 14th डे पे LH सर्च एकदम पीक पे होता है। LH सर्च यानी LH अपनी पीक पे होगा। 22 डे मतलब जो 22वें दिन होगा, वहाँ पे मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन होगा। और अब इसके बाद आती है आपकी ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज जो होती है वो 14 दिन के लिए होती है। लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है, और जो ग्राफियन फॉलिकल का मतलब ओव्यूलेशन में क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है, तो बची जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में। कौन से डे में, ल्यूटियल फेज में। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। जब आपस में आके फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, एम्पुलरी रीजन में। मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट पेज पे क्लियर किया था कि एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुलरी रीजन में। तो मेल है, उसने जैकुलेट किया, अपना रिलीज किया सीमन, विजाइना में गया, विजाइना में से पास होते हुए सर्विक्स में गया, सर्विक्स से यूटेरस में गया, यूटेरस से एम्पुलरी रीजन में गया, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में गया। ठीक है। अब मान लो फीमेल थी, उसने तो ओव्यूलेशन कर दिया, फीमेल का ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte निकले और उन्होंने भी एंट्री ले ली फैलोपियन ट्यूब में, मतलब एम्पुलर रीजन में। अब स्पर्म एंड ओवम दोनों आपस में मिल गए तो वहाँ पे फ्यूजन हो गया, और जब फ्यूजन हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। तो आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो, ओवम के कांटेक्ट में जोना पेलुसिडा होती है, जो कि क्या करती है, ये हेल्प करती है ब्लॉकेज, मतलब ताकि दूसरा स्पर्म आके एंटर ना कर सके, तो ये ब्लॉक कर देती है लेयर को। जैसे कि एक स्पर्म अंदर आया, वापस इसने लेयर को अपनी ब्लॉक कर दिया। एक स्पर्म अंदर आते ही ये सबको ब्लॉक कर देती है कि अब कोई भी स्पर्म एंटर नहीं करेगा। एक स्पर्म की एंट्री हो गई है, अब खत्म, अब कोई भी स्पर्म नहीं आ सकता, एंट्री एक बंद। अब देखो, ये कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन ओनली अकर्स इफ ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेटेड साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन। ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म जो होता है वो जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, एंड ड्यूरिंग चेंज इन मेम्ब्रेन ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ये मैंने आपको बता दिया है। ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन, ये कहना चाहता है कि अगर ओवा और स्पर्म दोनों एक साथ आए और उनका फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और नहीं आए तो नहीं होगा। तो 11 to 17th डे जो होता है ना, वो हाई चांस होते हैं प्रेगनेंसी के, अगर आपने इस दौरान इंटरकोर्स किया है तो। उससे पहले अगर इंटरकोर्स करते हैं या फिर 70 डे के बाद इंटरकोर्स करते हैं, कोई चांस नहीं है प्रेगनेंसी का, वो सेफ है। अब क्लीवेज के बारे में पढ़ते हैं। माइटोटिक डिवीजन जब होता है ना जाइगोट में, उसे हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज स्टार्ट कब होता है, जब जाइगोट स्टमक की तरफ मूव करने लगता है, तब होता है वहाँ पे क्लीवेज। तो कुछ डिफरेंट स्टेज है, जैसे एक जाइगोट है, तो जाइगोट पहले 2 सेल स्टेज में होता है, फिर 4 सेल स्टेज में होता है, फिर 8 से 16 सेल स्टेज में आता है, जिसे मॉर्यूला कहते हैं। और ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहता है और वापस से यूटेरस में जाता है। मॉर्यूला के बाद बनता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के बाद भी 2 लेयर होती है, एक होती है ट्रोपोब्लास्ट, एक होती है इनर सेल मास। तो ट्रोपोब्लास्ट जो होती है वो आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर ये अटैच होती है एंडोमेट्रियम से। अटैचमेंट के बाद आफ्टर अटैचमेंट यूटेराइन सेल्स डिवाइड एंड गेट एम्बेडेड, और एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस में एम्बेडेड वापस से हो जाती है।
तो इसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं कि इम्प्लांटेशन यहाँ पर हो गई कंप्लीट। इनर सेल मास ऐसे स्टेम सेल्स कहते हैं, डिफ्रेंशिएट होती है एम्ब्रियो के अंदर। इम्प्लांटेशन के बाद आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट होती है आउटर लेयर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म और मेसोडर्म में। तो एक्टोडर्म अपर होती है, जैसे कि मान लो ये लेयर है, ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई, तो बीच वाला क्या पार्ट हुआ, मेसोडर्म। तो ये वैसे किसी टर्म है, याद कर लो। तो अब हम पहुंच चुके हैं हम लगभग अपना आधे से ज़्यादा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अब सिर्फ 2 या 3 टॉपिक बच रहे हैं मेनली। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो में था सबसे पहले, इम्प्लांटेशन हुई वहाँ पे। इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स होते हैं ट्रोपोप्लास्ट पे, जिसे हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, धूम हो जा हो जा हो जा हो जा। हाँ, मदर है, उसकी एक एम्ब्रियो था और एक मदर है। मदर इनकी यूटेराइन टिश्यू होती है जो कि इंटीग्रेटेड होती है और एक फंक्शनल यूनिट बनाती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। और जो प्लेसेंटा होता है ना, वो फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो प्लेसेंटा कनेक्ट हो जाता है एम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा। एक देखा होगा कि लंबी सी ट्यूब होती है, ट्यूब कह सकते हैं या फिर पाइप कह सकते हैं, कुछ भी कह लो आप। तो वो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि क्या करती है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है एम्ब्रियो को। प्लेसेंटा का काम क्या है वो सुन लो। O2 का सप्लाई करना, न्यूट्रिशन देना एम्ब्रियो को, CO2 को रिमूव करना, और जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है एम्ब्रियो में वो एम्ब्रियो से रिमूव करना मदर के थ्रू। अब प्लेसेंटा काम कैसे करता है? प्लेसेंटा काम करता है एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये सिक्रीट करता है हार्मोन HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन ओवरी से सिक्रीट होता है, ना कि प्लेसेंटा से। ये आपका NCERT में क्लियर लाइन है और बहुत हिडन लाइन में है, देख लेना। और HCG की बात करें तो HCG जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होता है। मतलब अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो पता कैसे चलता है कि वो प्रेग्नेंट है? तो वो HCG के कारण, क्योंकि इसकी यूरिन में ना HCG होता है, और ये HCG जो होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होगा। ऐसे तो है नहीं कि जब मन तब रिलीज हो रहा है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है और उससे पता चलता है फीमेल को कि वो प्रेग्नेंट है, अगर उसके यूरिन में HCG प्रेजेंट है तो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सब इंक्रीज होते हैं मैटरनल ब्लड में। अब देखो मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है? हर्ट बनता है। फर्स्ट मंथ में कहाँ गया? फर्स्ट मंथ में हर्ट बनता है, सेकंड में लिम्स एंड डिजिट बनते हैं, थर्ड मंथ में मेनली मेजर ऑर्गन बन जाते हैं। फर्स्ट से थर्ड मंथ को हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड से सिक्स्थ मंथ को कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, सिक्स्थ से नाइन्थ मंथ को कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट मंथ में हर्ट बना, सेकंड में लिम्स एंड डिजिट बने, थर्ड में मेजर ऑर्गन बन गए, एंड फिफ्थ की बात करेंगे तो फिफ्थ मंथ में फीटस की फर्स्ट मूवमेंट होती है, जिसमें मदर कहती है कि फीटस ने मुझे किक मारा। वो किक नहीं, उसकी मूवमेंट होती है, फर्स्ट मूवमेंट होती है। ठीक है, और उसके सिर पे बाल वगैरह उस वक्त आने लगते हैं। सिक्स्थ मंथ की बात करते हैं तो सिक्स्थ मंथ में उसकी जो बॉडी है वो हेयर से कवर हो जाती है, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, आई लैशेस बन जाते हैं, एंड सेवेंथ एट्थ मंथ और नाइन्थ मंथ बाद बच्चा प्रिपेयर होता है कि अब मुझे इस दुनिया में एंट्री लेनी है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और सुन लो यहाँ पे। 1 मंथ के बाद जो प्रेगनेंसी का जो साइन है ना, वो नोटिस कैसे करता है डॉक्टर कि प्रेगनेंसी सही है या नहीं? तो फर्स्ट मंथ में हम सुन सकते हैं, क्योंकि हर्ट तो बन गया होता है, तो हम उसके
केयरफुली स्टेथोस्कोप द्वारा उसके हार्ट की धड़कन वगैरह सुन सकते हैं। ये प्यार का मौसम। पार्चुरेशन की बात करते हैं हम। तो पार्चुरेशन होता क्या है? जब फीटस की डिलीवरी होती है तो उसको पार्चुरेशन कहते हैं। और पार्चुरेशन में जो मैकेनिज्म काम करता है वो होता है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन का मेनली हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। और ये जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है फीमेल में। और ये एक साइन होता है जब मतलब मदर को पता कैसे चलता है कि अब बेबी होने वाला है, तो वो ऑक्सीटोसिन होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन कॉन्टिन्यूसली रिलीज होता है, जिससे मदर को पता चलता है कि हाँ अब मैं रेडी हूँ बेबी को डिलीवर करने के लिए। सिग्नल ओरिजिनेट होता है जो कि फीटस ही देता है एंड प्लेसेंटा, ठीक है। और ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इसको कहते हैं। और ये ट्रिगर्ड करता है और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकालता है मदर के थ्रू। ऑक्सीटोसिन काम कहाँ करती है? यूटेराइन मसल्स पे काम करती है। और ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से कराती है, जिससे फीटस बाहर आता है। और बेबी का एक्सपल्शन होता है बर्थ कैनाल के दौरान। बर्थ कैनाल के थ्रू एक्सपल्शन होता है। एंड आफ्टर एक्सपल्शन जो बेबी का प्लेसेंटा है वो भी बाहर आ जाता है, तो उसे डॉक्टर कट करके टाई अप कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। और ये कुछ एनसीईआरटी की समरी अगर पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओवेरियन फॉलिकल्स इज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर एम्बेडेड इन दिस ट्रॉमा। मेमरी ग्लैंड एक फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का एक मतलब स्पेशल कैरेक्टर है देखा जाए तो। जाइगोट जो है वो रिपीटेड टाइम माइटोटिक डिवीजन करके ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। और चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म द्वारा काम करता है। और इसमें इन्वॉल्व कौन है? कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये चैप्टर आपका होता है लगभग 40 से 45 मिनट में ख़त्म। और मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि अब मैं नेक्स्ट चैप्टर, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, तो मैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है वो आपको सेकंड वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल आप ये चैप्टर कर लेना और उसके बाद इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और ये जो PDF है ये मैं आपको दूंगी कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है सिंप्लीफाइड बायोलॉजी। और ये मैं पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से अपना चैनल ज्वाइन कर सकते हो और ये PDF आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। और देखो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। PGMS रोहतक का पता ही है आपको कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, आपके पास टाइम नहीं बिल्कुल भी। तो यार बिना टाइम वेस्ट के पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है। और ये एक चैप्टर आपका होता है खत्म। सेकंड चैप्टर आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, फटाफट देख लेना। और अगर आपको लग रहा है कि स्पीड धीरे है तो 2x पे तो नहीं 1.5 पे देख सकते हैं, 0.25 पे भी देख सकते हैं। वो आप जैसे सुटेबल हो आप वैसे देख लेना। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अच्छे से जल्दी बना पाऊँ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।